नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अर्जुन सबरवाल है और आज हम बात करेंगे पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के बारे में या फिर पीकेडी के बारे में। मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट हूँ, ये मेरी डिग्रीज़ है और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं प्रेमानंद महाराज। इनको भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है और मैं यहाँ पर इसलिए ये शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत कॉमन है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ इंडिया में भी और वर्ल्ड वाइड भी, और लोग इससे घबराते हैं। ये प्रेमानंद जी जो हैं, इन्होंने खुद बोला है कि आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाइए अगर आपको ये बीमारी हो और वो आपको सही इलाज देंगे। वो एकदम एकदम सही एडवाइस देते हैं ये, और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं यहाँ पे दिखाना चाहता था कि आप अकेले नहीं हैं, ये बीमारी बहुत कॉमन है और कई लोगों को पता भी नहीं है कि उनको ये बीमारी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं हाउ कॉमन इज इट। मैंने आपको बोला था कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज बहुत कॉमन है। ये ऑटोसोमल डोमिनेंट एडीपीकेडी के नाम से आती है। मतलब ऑटोसोमल डोमिनेंट का मतलब है कि ये डिजीज ट्रांसमिट कैसे होती है एक फैमिली मेंबर से दूसरी फैमिली मेंबर के अंदर। तो मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज इज ऑटोसोमल डोमिनेंट, जैसे हमने बात करी। और अगर हम ग्लोबल प्रेवलेंस देखेंगे तो 1 in 1000, मतलब कि हर 1000 लोग में से एक को पीकेडी है, और ये वर्ल्ड वाइड है। एंड 1 in 2500 इंडिविजुअल्स वर्ल्ड वाइड, पूरी पॉपुलेशन में एक 2500 में से एक आदमी को पीकेडी निकल सकता है। ठीक है, अब हम इंडिया की बात करें तो ये रफ एस्टिमेट्स हैं। हमें इंडिया में प्रॉपर नंबर्स नहीं पता क्योंकि हमारी ऐसे स्क्रीनिंग नहीं होती, पूरे इंडिया में स्क्रीनिंग नहीं होती इसके लिए, और हमारी पॉपुलेशन भी बहुत बड़ी है। बट रफ एस्टिमेट बोलते हैं कि 5.5 लाख से लेके 14 लाख लोगों को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो सकता है इंडिया में अब तक। ये नंबर एक रफ एस्टिमेट है, असली नंबर 10 टाइम ज्यादा भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे होता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। देखो दोस्तों, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। ये एक जेनेटिक बीमारी है, मतलब कि एक फैमिली मेंबर से दूसरी फैमिली मेंबर में जाती है। अगर आपकी फैमिली में किसी को पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है तो चांस है कि आपको भी हो सकता है, इसलिए हम इसको जेनेटिक बोलते हैं। और ये जो जीन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर बर्थ से आते हैं, ट्रांसमिट होते हैं एक फैमिली से दूसरी फैमिली मेंबर में, और कोई लाइफस्टाइल या खाने पीने से नहीं होता पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। कई लोगों को लगता है, और कई बाबा लोग भी ऐसे बोलते हैं कि आपने ये खाया होगा, वो किया होगा, मीट खाया होगा, इसकी वजह से आपको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गया, या हमने चिकन खाया होगा उसकी वजह से हो गया, नॉन वेजिटेरियन हो इसलिए हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक जेनेटिक बीमारी है और इसमें डाइट, पोल्यूशन, लाइफस्टाइल का कोई भी रोल नहीं है इसको करने में। ट्रीटमेंट में आता है रोल, बट क्यों ये बीमारी करने में कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये गलती नहीं है आपकी इसमें। पहली बात तो ये मानिए, अपने आपको कर्स करना बंद करिए कि मेरी गलती की वजह से हुआ। आपकी कोई गलती नहीं है, ये जेनेटिक बीमारी है, आपको ये जीन मिला है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस इसको फाइट कर सकते हैं। कौन सा जीन करता है? एडीपीकेडी इज मोस्ट कॉमन कॉज बाय पीकेडी1 एंड पीकेडी2। ये दो टाइप के हैं पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, बाकी टाइप के भी होते हैं बट मोस्ट कॉमन पीकेडी1 और पीकेडी2 है। अब ये क्यों जरूरी है पता करना कि जीन कौन सा है? क्योंकि एक जीन बहुत जल्दी प्रोग्रेस करता है और दूसरा वाला स्लोली प्रोग्रेस करता है। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कैसे ट्रांसमिट होता है। देखिए, बड़ा अच्छा डायग्राम है यहाँ पे, ग्रीन 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 पिंक। पिंक है जिनमें पीकेडी जीन है। ठीक है, अब समझ लीजिए कि दो मदर और फादर है, किसी को भी हो सकता है, फादर को भी हो सकता है, मदर को भी हो सकता है, जिनमें पिंक जीन है। ठीक है, तो एक जीन है। अब अगर दो लोग मिल रहे हैं और उनमें से एक बच्चे को दोनों ग्रीन ग्रीन जा रहे हैं तो उनको नहीं होगा, बट अगर एक को भी ये चला गया गलत जीन तो उसको हो सकता है। तो 50% चांस है होने का अगर दो बच्चे हैं। पीकेडी1 वर्सेस पीकेडी2 की बात करें, पीकेडी1 ज्यादा एग्रेसिव है और पीकेडी2 कम एग्रेसिव है। अग्रेसिव का मतलब क्या होता है? आप ये डायग्राम यहाँ पे देख सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज एक बहुत स्लो बीमारी है। ये बचपन से शुरू होती है, छोटे छोटे सिस्ट होते हैं किडनी में, और ओवर टाइम ये सिस्ट बढ़ते रहते हैं, साइज में बड़े हो जाते हैं, नॉर्मल किडनी का फंक्शन कम कर देते हैं और बहुत बड़े हो जाते हैं बॉडी में, जिसकी वजह से किडनी फेल हो सकती है। अब पीकेडी1 ज्यादा एग्रेसिव है, मतलब कि स्टडीज कहती है कि पीकेडी म्यूटेशन इज एसोसिएटेड विद मीडियम एज ऑफ ऑनसेट ऑफ एंड स्टेज किडनी डिजीज। मतलब कि अगर आपको पीकेडी1 है तो चांसेस ऑफ एंड स्टेज किडनी डिजीज या फिर डायलिसिस या ट्रांसप्लांट का कब हो सकता है? जब आप 59 ईयर्स के हो, 58 ईयर्स के हो। सिमिलरली अगर पीकेडी2 है तो ये 79 तक चला जाता है। तो यहीं पे ये 20 साल का डिफरेंस है पीकेडी1 और पीकेडी2 में। अनफॉर्चुनेटली पीकेडी1 ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू पीकेडी2। तो कई लोगों को अर्लियर स्टेज पे डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है। अब अगला सवाल होगा, ये 58 को मैं 78 कैसे कर सकता हूं? कुछ दवाइयां हैं, कुछ रिसर्च चल रही है, मैं आपको सब बताऊंगा आगे जाकर। ये भी बताऊंगा कि इसको डायग्नोज कैसे करना है और कैसे पता चल सकता है कि क्या आपको पीकेडी है या नहीं। ठीक है, बने रहिए साथ में। चेक कैसे करना है?
देखिए, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, यंग उम्र में हाई ब्लड प्रेशर है, आपको फैमिली हिस्ट्री है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की, अगर आपको लगता है कि साइड में बहुत भारी भारी सा लगता है या फिर दर्द होती है, ब्लड आता है अगर यूरिन में, तो ये सारे सिम्टम्स हो सकते हैं कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है। और कई बार यंग लोगों को जब हाई ब्लड प्रेशर होता है उसको डिसमिस कर दिया जाता है स्ट्रेस पर। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब ये होता है। कोई डॉक्टर अगर आपको बोल रहा है कि आपको सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हाई ब्लड प्रेशर है 22-23 साल की उम्र में, तो वो गलत है। अगर स्ट्रेस की वजह से होता तो सबको होना चाहिए था हाई ब्लड प्रेशर, सभी स्ट्रेस्ड है। ये नहीं है कि सिर्फ स्ट्रेस की वजह से है, अंदर कुछ और चल रहा होता है, उसको पता करना बहुत जरूरी है। तो वही बात करते हैं, अगर यंग उम्र में हाई ब्लड प्रेशर है, फैमिली हिस्ट्री अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज की, मतलब कि आपके फादर को या फादर के ब्रदर को किसी टाइम पे कभी बताया गया कि किडनी का साइज बहुत बड़ा है, किडनी के अंदर सिस्ट है, पानी वाले सिस्ट है, ऐसी लैंग्वेज यूज हो रही है, पानी वाली सिस्ट है, तो आपको अपना टेस्ट करवाना चाहिए। क्या टेस्ट करवाना है? बड़ा ही सिंपल टेस्ट है, एक अल्ट्रासाउंड। देखिए, रेकमेंडेड है, अगर कोई यंग पर्सन हमारे पास आ रहा है हाई ब्लड प्रेशर के साथ, तो उसका किडनी अल्ट्रासाउंड मैंडेटरी है, कराना ही कराना है, ये देखने के लिए कि किडनी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर किडनी के शेप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जैसे कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गया। क्या देखने को मिलता है? बहुत सारे पानी भरे हुए सिस्ट मिलते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये नॉर्मल किडनी नहीं है, ये भरी है, बहुत बड़ी है साइज में। नॉर्मल किडनी का साइज 10 से 12 सेंटीमीटर होता है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में 14-15, कभी कभी 17-18 सेंटीमीटर भी चली जाती है, तो बहुत बड़ा होता है। अब अगर सिस्ट एक आया तो क्या पीकेडी है? नहीं, एक क्राइटेरिया है और उम्र के साथ क्राइटेरिया होता है। अगर आप 15 से ऊपर हो और 39 से कम हो तो मोर देन 3 यूनिलैटरल रीनल सिस्ट, मतलब कि एक अल्ट्रासाउंड में एक किडनी में अगर 3 से ज्यादा सिस्ट है तो पीकेडी का चांस है। इसके साथ आप एक और चीज देखो, अगर आपके अल्ट्रासाउंड में आया तो फैमिली हिस्ट्री भी होगी। कई बार क्या होता है ना, फैमिली हिस्ट्री पता ही नहीं होती, क्योंकि आपने अपना अब अल्ट्रासाउंड बहुत आसान है कराना। तो 25 साल के लड़के ने अल्ट्रासाउंड करा लिया, उसके सिस्ट आए, उसके पापा ने कभी अल्ट्रासाउंड कराया नहीं है, और जब ब्लड टेस्ट कराया और अल्ट्रासाउंड कराया तो पता चलता है ओहो ये तो पीकेडी निकला, जो कि सालों से डायग्नोस नहीं हुआ। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है। यही अगर हम देखें तो उम्र के साथ नेचुरली सिस्ट बनने लग जाते हैं बॉडी में, और इसलिए डायग्नोसिस के लिए ज्यादा सिस्ट ही होते हैं। ये बायलैटरल है, ये 4 बायलैटरल है। तो आपका रेडियोलॉजिस्ट आपको बता पाएगा, ये क्राइटेरिया ऑनलाइन अवेलेबल है, और इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही हम देखते हैं पीकेडी का चांस है या नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाकी टेस्ट के बारे में। अल्ट्रासाउंड तो बेस्ट टेस्ट है, सबसे सिंपल है, इजीली अवेलेबल है और सस्ता है। अब एमआरआई, सीटी स्कैन और जेनेटिक टेस्टिंग का रोल क्या है? एमआरआई की बात करें तो एमआरआई हमें बता सकता है कि सिस्ट कितने ज्यादा हैं, क्या साइज है, और प्रोग्नोसिस बता सकता है। प्रोग्नोसिस का मतलब क्या है कि कितनी जल्दी किडनी फेल होने का चांस है, कितनी जल्दी सिस्ट बड़े हो रहे हैं। एमआरआई अगर आप करा सकते हो और आपका डॉक्टर रेकमेंड करता है तो कराना चाहिए। मैं अपने पेशेंट को बोलता हूं एमआरआई कराओ, क्योंकि एमआरआई एक ऐसा टेस्ट है जो आपको प्रोग्नोसिस बता सकता है। प्रोग्नोसिस से काफी कुछ पता चल जाता है कि ट्रीटमेंट कैसे प्लान करना है, आगे जाके क्या चांसेस है होने के, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक टेस्टिंग तभी करानी चाहिए अगर आपके डॉक्टर ने बोला है, और जेनेटिक टेस्टिंग हम तब कराते हैं अगर अल्ट्रासाउंड में थोड़ा बहुत डाउट लग रहा है, फैमिली हिस्ट्री श्योर नहीं है, तो जेनेटिक टेस्टिंग कराते हैं। पीकेडी 1 और पीकेडी 2 का टेस्ट होता है। ठीक है, तो ये 2 जेनेटिक टेस्टिंग हो गई। बट जेनेटिक टेस्टिंग महंगी है, इसलिए हर आदमी नहीं करा सकता, कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन में ही बोलते हैं। सीटी स्कैन का रोल तब होता है जब कि सिस्ट का कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कि सिस्ट फट जाए और खून आ रहा है ब्लड में, अनकंट्रोल खून आ रहा है ब्लड में, तो सीटी स्कैन कराते हैं। अगर बहुत दर्द हो रही है, बुखार वगैरह है, तो इन्फेक्शन होगी सिस्ट के अंदर, सिस्ट इन्फेक्शन देखने के लिए सीटी स्कैन कराते हैं। तो ये रोल है इन तीनों इन्वेस्टिगेशन का, एमआरआई, जेनेटिक और सीटी स्कैन। बट बेस्ट टेस्ट अल्ट्रासाउंड है, ब्लड टेस्ट से भी बेटर अल्ट्रासाउंड टेस्ट है। हो सकता है ब्लड टेस्ट एकदम नॉर्मल हो और अल्ट्रासाउंड में पता चल जाए पीकेडी है। अब हम बात करते हैं जेनेटिक टेस्टिंग कब यूजफुल है। जैसे मैंने आपको पहले बोला कि पीकेडी का जेनेटिक टेस्टिंग तब कराना है जब डाउट हो रहा है अल्ट्रासाउंड पे और फैमिली हिस्ट्री पे। और दूसरा, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि मेरे को पीकेडी है, मुझे प्रेगनेंसी प्लान करनी है, तो आजकल एक आईवीएफ टेक्नोलॉजी से हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा जीन जाएगा, तो पीकेडी के चांसेस कम हो जाते हैं बच्चों में। तो ये एक रीजन है जेनेटिक टेस्टिंग कराने का, ये देखने के लिए कि किसके पास जीन है और कौन सा जीन है। या आप अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से और अपने नेफ्रोलॉजिस्ट से अगर डिस्कस करोगे तो वो प्लान कर पाएंगे अलॉन्ग विद एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट। अब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट में मैं आपको पहले बता दूं, ये बीमारी ऐसी है कि इसके ऊपर अभी भी बहुत रिसर्च चल रही है। मैंने कई आयुर्वेदिक डॉक्टरों को देखा है बात करते हुए इसके बारे में कि वो इसको क्योर कर देंगे, सिस्ट को कम कर देंगे। ये सब झूठ है, ऐसा कुछ नहीं है। मॉडर्न साइंस में भी अभी बहुत लिमिटेड ऑप्शंस है, मैं ये खुद बोल रहा हूँ एज अ डॉक्टर। मॉडर्न साइंस में भी पीकेडी के लिए ऑप्शंस लिमिटेड हैं, बट बहुत अच्छी और ज़बरदस्त रिसर्च चल रही है। अगर ये अप्रूव हो गई और प्रूव हो गया कि ये काम करती है,
तो ये गेम चेंजर होगा पीकेडी में, ये बात पक्की है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। 3 चीजें देंगे लाइफस्टाइल में, सॉल्ट, ब्लड प्रेशर और पानी। सॉल्ट की बात करें तो 2 ग्राम्स पर डे से कम रखना है, 1 टी स्पून से कम सॉल्ट पूरे दिन में। बड़ा मुश्किल है बट करना जरूरी है। ब्लड प्रेशर एकदम टाइट कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि स्टडी ने दिखाया कि जितना ज़्यादा ब्लड प्रेशर उतने ज़्यादा चांसेस पीकेडी के प्रोग्रेस होने के और कॉम्प्लिकेशन के। तो ब्लड प्रेशर आपका 130/80 हो सके तो 120/80 रखना है। उसके लिए अगर दवाई लेनी है तो लो। पानी ज़्यादा पीना है अगर पीकेडी है, 2.5 लीटर से ऊपर पानी पीना है एक अडल्ट को अगर उनको पीकेडी है। इसका क्या रीज़न है कि कई स्टडी ने दिखाया कि ज़्यादा पानी पीने से भी सिस्ट का जो प्रोग्रेशन होता है, सिस्ट के साइज का, वो धीरे प्रोग्रेस होती है। मेडिकेशन द न्यू रिसर्च। देखो दोस्तों, एक दवाई है जो अप्रूव्ड है पीकेडी के लिए, इंडिया में भी और अब्रॉड भी, और रिसर्च ने दिखाया कि ये दवाई लेने से जो सिस्ट का साइज है वो थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। पर प्रॉब्लम है इस दवाई में, अगर 10 लोग ये दवाई ले रहे हैं, 5 लोग ये टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि इसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। इसलिए अभी भी इतनी अच्छी दवाई नहीं है हमारे पास पीकेडी के लिए। है दवाई जो थोड़ा स्लो करती है प्रोग्रेस को, बट वो रोकती नहीं है उसको। तो अब हम देखते हैं टोलवैप्टन। टोलवैप्टन के बारे में आपने सुना होगा, ये एक ऐसी दवाई है जिसमें यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। अगर आप टोलवैप्टन शुरू करते हो, 3 से 4 लीटर आपको यूरिन आ सकता है, और पानी भी उतना ही पीना पड़ता है। अगर 3 लीटर यूरिन आ रहा है तो 4 लीटर पानी पीने को बोला जाता है। तो डिहाइड्रेशन का चांस ज़्यादा है, नमक कम हो जाता है बॉडी में, ये भी बहुत कॉमनली देखते हैं। चक्कर आते हैं लोगों को, इसलिए कई लोग टॉयलेट नहीं कर पाते, हर घंटे हर घड़ी घड़ी टॉयलेट जाना पड़ता है। तो पेशेंट्स बोलते हैं मुझे नहीं लेनी है दवाई। किसके लिए टोलवैप्टन? क्या सबको लेनी चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। उन्हीं लोगों को लेनी चाहिए जिनमें एविडेंस है कि आपका जो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज है वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है। जल्दी प्रोग्रेस कैसे हो रहा है कि आपका किडनी फंक्शन कम हो रहा है, आपका ईजीएफआर ड्रॉप हो रहा है। यहाँ क्राइटेरिया अगर देखते हैं, एविडेंस ऑफ रैपिड प्रोग्रेशन सच एज एनुअल ईजीएफआर डिक्लाइन ऑफ मोर देन 3 ml। अगर आपका ईजीएफआर लास्ट ईयर 60 था, फिर 57, फिर 52, फिर 45 हुआ 3 साल में, तो बोलते हैं ये रैपिड प्रोग्रेशन हो रही है, टोलवैप्टन शुरू करते हैं, ट्राई करते हैं, ठीक है। अगर आपने एमआरआई कराया और उसमें मेयो इमेजिंग में क्लास 1C, D और E आया, इसलिए एमआरआई की बात हो रही थी, प्रोग्नोसिस फॉर ट्रीटमेंट भी हेल्प करता है। या फिर किडनी लेंथ 16.5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है अगर एज 46 से कम है, या फिर आपका किडनी वॉल्यूम, वो भी एमआरआई से पता चलता है, 750 ml से ज़्यादा है, तो भी आपको टोलवैप्टन रेकमेंड की जाती है। ये तभी ले सकते हैं अगर आपका किडनी फंक्शन 25 से ऊपर है। कई केसेस में 25 से कम में भी शुरू की गई है, बट साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं और बेनिफिट कम होता है। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है, सिम्टम आ रहा है, मतलब बहुत दर्द हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ खिंचावट हो रही है, तो पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज में टोलवैप्टन दी जाती है। अब दोस्तों एक और चीज़ देखो, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज सिर्फ किडनी में नहीं करती, ये आपके लिवर में भी करती है, आपके ब्रेन में भी करती है, और कई बार लिवर में बड़े बड़े सिस्ट करा देती है, लिवर फेल के चांस भी करा देती है। ब्रेन में अगर सिस्ट बन जाए तो फटने का डर होता है। तो ये ऐसी बीमारी है जिसमें 3-4 चीज़ें इन्वॉल्व है, आपका लिवर भी इन्वॉल्व है, ब्रेन भी इन्वॉल्व है, और आपका किडनी भी इन्वॉल्व है, बट मोस्ट कॉमनली किडनी है। अब हम नई बात करते हैं मेडिसिन की। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया रिसर्चर्स मे हैव डिस्कवर्ड अ वे टू स्टॉल पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। स्टॉल मतलब रोक देना। ये बहुत इंटरेस्टिंग रिसर्च चल रही है। 2 रिसर्च चल रही है एक्चुअली, जो एक्चुअली अभी एक ऐसे फेज में जहां पर कुछ हमें दिख सकता है ट्रीटमेंट अगले कुछ सालों में। पहली बात करते हैं बहुत सिंपल, इम्पीड सीकेडी, इम्पीड पीकेडी रिसर्च। ये मेटफॉर्मिन दिख रही है, मेटफॉर्मिन डायबिटीज की दवाई है। ये देख रही है क्या मेटफॉर्मिन लेने से किडनी का जो सिस्ट है वो कम होता है नहीं होता। ये अभी रिक्रूटमेंट और ट्रायल फेज में है, तो अभी इसके रिजल्ट नहीं आए हैं। प्रॉमिसिंग डेटा लग रहा है लैब में, तो देखते हैं जब रियल वर्ल्ड डेटा आता है तो क्या बोलते हैं। मेटफॉर्मिन एक सस्ती दवाई है, अगर इसका अच्छा एविडेंस हुआ, टोलवैप्टन से बेटर हुआ या उससे सिमिलर हुआ, तो मेटफॉर्मिन बेटर है टोलवैप्टन से, क्योंकि टोलवैप्टन के साइड इफेक्ट्स काफी हैं। अब हम देखते हैं रिसर्च लुकिंग एट रीपर्पसिंग ड्रग्स टू ट्रीट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज शोज प्रॉमिसिंग न्यू रिजल्ट्स। CRISPR बेस्ड जीन एडिटिंग ट्रीटमेंट, ये एक जीन को टारगेट कर रही है, पीकेडी जीन को, PKD1 जीन को, जिसमें देखा जा रहा है क्या हम इसको रोक सकते हैं, ये जीन को म्यूटेट होने से रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। बट PKD1 में भी एक स्पेसिफिक म्यूटेशन है जिसपे ये टारगेट होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि सबको, अगर PKD1 है तो सबके लिए बनाई गई है दवाई, कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए दवाई बन रही है। फिर भी ये एक गेम चेंजर है, क्योंकि अब तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई जो सिस्ट को रोक रही है। टोलवैप्टन सिस्ट के साइज को बड़े होने से रोक रही है, बट सिस्ट बनने को नहीं रोक पा रही। ये बोला जा रहा है कि ये सिस्ट बनने के लिए रोक सकती है। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा साइंटिफिक ब्रेक थ्रू होगा। अगले 1 या 2 साल की बात है,
कुछ रिजल्ट्स और हमारे पास आएंगे ट्रायल के, और अगर ये दवाई के अच्छे रिजल्ट्स हो, साइड इफेक्ट्स कम हो, तो आई एम 100% श्योर ये अप्रूव होगी। देखो दोस्तों, इवेंचुअली हो सकता है कि ये दवाइयाँ काम ना करें और आपको डायलिसिस या ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़े, और इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई पेशेंट जिनको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है उनको डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपका पीकेडी में साइज इतना बड़ा है किडनी का, तो पुरानी किडनी बाहर निकालनी होती है और नई किडनी डालनी होती है। अगर लिवर भी फेल हो रहा है तो लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है और किडनी ट्रांसप्लांट भी होता है। तो पीकेडी में ऐसा नहीं है कि ट्रीटमेंट नहीं है, और इसको भी हम ट्रीटमेंट मानते हैं और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। अगर आप किडनी ट्रांसप्लांट करा रहे हैं पीकेडी में तो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है ये, और ये सालों तक आपको किडनी देती है। सिमिलरली अगर आप बहुत बुजुर्ग हैं और आपको डायलिसिस की जरूरत है कुछ टाइम के लिए, तो कराना चाहिए। घबराने की जरूरत नहीं है डायलिसिस से। लोग डायलिसिस पे एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं और जी रहे हैं। लोग ऑफिस जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, डायलिसिस करा के घर जाते हैं, पूरा रूटीन बनाते हैं अपना। मैं आपको मिलवाऊंगा इन लोगों से, मैं उनको ऑनलाइन लेके आऊंगा और आपसे मिलवाऊंगा। अगेन सक्सेस स्टोरीज, और कमेंट करिए नीचे अगर आपको पीकेडी है या आप किसी को जानते हैं जिनको पीकेडी है, अगर वो टोल्वाप्टन ले रहे हैं या फिर वो अपना फॉलोअप कर रहे हैं नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ, क्या उनका प्रोग्रेस है, क्या उनकी सोच है। आप अपने बारे में बताइए, या अगर किसी को जानते हैं उनके बारे में बताइए। होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी हो। नेक्स्ट वीक वापस मिलते हैं। नमस्ते।